हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, सबसे पहले तो आपसे रियली सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है मैं ये लेक्चर जो है शूट कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज के बाद जो है मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर में जो है वो निरंतरता बनी रहे और आप जो है अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहें। ठीक है। सबसे पहले तो उन सभी सब्सक्राइबर को जिनने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप भी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो आज के बाद जो नए जो लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ तो वो लेक्चर जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अच्छे से नोट्स को राइट कर पाए, प्रिपेयर कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है वो एक कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है, जिसको मैंने राइट कर रखा है और उसका नाम है कंपैरिजन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। यानी कि जो पिछला लेक्चर हमने करा था, तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ये एक प्रकार को पोटेंशियल को मेज़र करने वाली जो है डिवाइस होती है और ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, जो कि नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करती है। उस प्रिंसिपल को भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि जो ईएमएफ होता है ई, वो रो इंटू एल के इक्वल होता है। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। आज हम उसको यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने दो सेल E1 और E2 जो है प्रैक्टिकल सेल को मैंने कनेक्ट कर रखा। तो पहले जो एपार्टस, इसका पूरा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमने क्या करा है कि ये जो AB है, हमने एक पोटेंशियोमीटर वायर कंसिडर करा है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ये मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है और इसके ऊपर मैंने जो है एक C जो ड्राइवर सेल है उसको कनेक्ट करा है। RH जो रियोस्टेट है, जिसको हम परिवर्तित प्रतिरोध बोलते हैं, ये चालक सेल है और ये कुंजी या स्विच है। ये ऊपर वाला जो सर्किट है ये मेन सर्किट कहलाता है और जो नीचे वाला जो सर्किट अपने को दिख रहा है ये प्रैक्टिकल सर्किट कहलाता है, जिसको हम सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं। ठीक है। तो सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या करा है, यहाँ 1 बाय 1 जो है E1 और E2 जो है दो सेल्स है, जिनको हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ जोकी से कनेक्ट करा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन, करंट के डिफ्लेक्शन को इंडिकेट करने वाला डिवाइस होता है, जो कि करंट की प्रेजेंस को पता करता है। और ये जो जोकी है, ये इस वायर के ऊपर हम आगे पीछे जो है स्मूथली चलाकर जो है हम इसको जो है बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन की डायग्राम में क्या है। ये ड्राइवर सेल है। ड्राइवर सेल का मतलब ये है कि ये जो भी सेल है इसका ईएमएफ इन दोनों सेल से हमेशा ज़्यादा है। ये सबसे पहली प्रिकॉशन भी है इसकी। ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या है, एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जाता है उसकी बात कर लें। तो एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इसका जो बनता है वो हमेशा ये पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। यानी कि विभव मापी की सहायता से हमें किन्हीं भी दो प्रायोगिक सेलों के ईएमएफ की तुलना करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। और उस प्रश्न में हमसे 2-3 बातें पूछी जाती है। सबसे पहली बात हमसे पूछी जाती है लेबल डायग्राम, जिसको हम चित्र बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे हमसे पूछा जाता है प्रिंसिपल एंड फार्मूला डेरिवेशन, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका फॉर्मूला क्या है, क्या सिद्धांत और सूत्र है इसका। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमें से इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, वो पूछी जाती है ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसको हम प्रेक्षण सारणी बोलते हैं, जो कि लेबोरेटरी में जो है हम उसको फिलअप करते हैं। और चौथे नंबर पे पूछा जाता है कि जो प्रैक्टिकल आप ये करते हो तो इस प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैंने ये जो डायग्राम का आपको बता दिया कि डायग्राम में क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल एंड फार्मूला, यानी कि सिद्धांत और सूत्रों को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो देखिए मैंने एक चीज़ लिखी है कि नल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द गिवन सेल्स 1 बाय 1 इन सेकेंडरी सर्किट। यानी कि जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें हमने क्या करा है कि E1 और E2 जो दो एक्सपेरिमेंटल सेल है, प्रायोगिक सेल है, इनको 1 बाय 1 हम कनेक्ट करते हैं। अब 1 बाय 1 कनेक्ट करेंगे तो देखो कैसे। सबसे पहले अपन यहाँ पे जो टैपिंग की होती है, अगर मैं इस टैपिंग की को ऊपर की तरफ टैप करूँगा तो ये E1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यदि टैपिंग की को मैं E2 के साथ इधर कनेक्ट करूँगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा और इस जोकी को मैं इस पे चलाऊँगा आगे पीछे, और चलाने के बाद जहाँ पर मुझे डिफ्लेक्शन 0 शो होगा वहाँ पर उसको हम बैलेंस कंडीशन में बोलेंगे, संतुलन की स्थिति में बोलेंगे। और जब हमारा सर्किट पूरा जो बैलेंस हो जाएगा
तो बैलेंस कंडीशन में हम उसकी बैलेंस लेंथ कंसिडर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि सपोज जब मैंने E1 को कनेक्ट करा तो E1 को कनेक्ट करने के बाद मुझे जो ये इस वायर के ऊपर, जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, इस पर जो मुझे बैलेंस पॉइंट की जो लेंथ मिली, सपोज वो लेंथ मुझे L1 मिली जो कि A से J तक है, ठीक है। अब ये लेंथ मुझे किसके लिए मिली है? E1 सेल के लिए। तो अब मैं यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है उसको यूज़ करके क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विभवमापी के सिद्धांत के अनुसार जो ईएमएफ होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है, वो कितना होता है? तो E1 सेल के लिए जो हो जाएगा E1 बराबर रो इंटू L1 हो जाएगा, वेयर ये जो रो है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, वेयर रो इज इक्वल टू कितना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता का फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये जो होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय बैलेंस लेंथ, यानी कि विभव बटे लंबाई ये इसका होता है। या यूँ बोलें कि जो वायर के ऊपर पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो विभव में पतन होता है, कमी होती है, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहते हैं। तो हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से E1 सेल के लिए फॉर्मूला लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 राइट कर देते हैं। सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी प्रकार फॉर E2 सेल के लिए क्या हो जाएगा कि अगर मान लो ये EMF इसका E2 है और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा और इसके लिए बैलेंस लेंथ हम L2 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि वेयर L2 क्या है, तो कि ये L2 जो है जब हम इस सेकंड वाले सेल को कनेक्ट करेंगे, जब 1 बाय 1 हम कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए मान लो कि इसकी बैलेंस लेंथ कुछ अलग है, तो पहले वाले से अलग होगी। पहले वाले के लिए L1 है, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं इसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी है? L2 है, जिसको हम संतुलन दूरी बोलते हैं। तो इस तरह से हमको 2 फार्मूले मिल गए, ये पहले सेल के लिए, ये दूसरे सेल के लिए। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो कि डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि हमें दोनों EMF की कंपेयर करनी है। तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा LHS में LHS का डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा, और RHS में RHS का डिवाइड करेंगे तो रो L1 अपॉन रो L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रो से रो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आ जाएगा E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला 2 सेलों के EMF का या 2 सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का फॉर्मूला है, जिसमें अगर हमको पहले सेल का EMF दिया है, पहले सेल के लिए बैलेंस लेंथ दी है, दूसरे सेल के लिए बैलेंस लेंथ दी है, तो हम दूसरे सेल का EMF पता कर सकते हैं, नंबर 1। यदि हमें दूसरे सेल का EMF दिया है, बैलेंस लेंथ दी है, ये बैलेंस लेंथ दी है, तो हम पहले सेल का EMF पता कर सकते हैं। यानी कि ये जो 4 क्वांटिटी आपको इसमें दिख रही है, 4 में से अगर किन्हीं भी 3 की वैल्यू अगर हमारे पास है बच्चों, तो हम उस चौथी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, सबसे बड़ा महत्व है। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले लेबल डायग्राम जो कि हमने शो करा है, ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया है, ये ड्राइवर सेल है जिसको हम चालक सेल बोलते हैं, ये रियोस्टेट है, परिवर्तित प्रतिरोध है, और ये स्विच है, कुंजी है जिसको हम ऑन ऑफ करेंगे, और इसके साथ गैल्वेनोमीटर जो कि और E1 E2 एक्सपेरिमेंटल सेल को कनेक्ट करा है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो I होगा। अब इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले प्रिंसिपल एंड फार्मूला में हमने बताया कि नल पॉइंट प्राप्त करने के लिए या शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमने क्या करा है कि E1 और E2 जो एक्सपेरिमेंटल सेल है इनको 1 बाय 1 कनेक्ट करा है। तो जब पहले सेल E1 को कनेक्ट करेंगे तो E1 का जो है यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, E1 बराबर रो इंटू L1, जिसमें ये E1 पहले प्रायोगिक सेल का EMF है या विद्युत वाहक बल है, और रो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जिसको हम विभव प्रवणता बोलते हैं, और L1 जो है पहले प्रायोगिक सेल के लिए बैलेंस लेंथ है। मान लो इतनी दूरी पर वो बैलेंस हुआ जहां पर उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 शो हो रहा है, इट मीन्स उसमें करंट 0 है, वो जब बैलेंस है। इसी प्रकार हम जब दूसरे सेल को कनेक्ट कर देंगे तो इसके लिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग E2 बराबर रो L2 हो जाएगा, जिसमें रो तो कांस्टेंट है
अचर पद है, किंतु L2 क्या हो जाएगी, L1 की जगह नई बैलेंस लेंथ हो जाएगी जो कि हमको वहाँ पे प्राप्त होगी, और ये इसका EMF है दूसरे प्रायोगिक सेल का। अब हम दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फॉर्मूला हमारे पास बचेगा E1/E2 बराबर रो L1/L2। ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट कर ले, अच्छी बात है, नोट कर लिया। अब मैं इसको रब करके इसका जो लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें हमको ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल बतानी है कि प्रेक्षण सारणी कैसे बनती है, तो मैं यहाँ पे इस फार्मूले के बेस पे उसको ड्रा करूँगा। तो आप देखें इसको कि ऑब्जर्वेशन टेबल में अपन क्या करेंगे, ये टेबल बना रहा हूँ मैं, आप इसको अच्छे से देखें। इस टेबल में क्या होगा कि सबसे पहले ऊपर जो है ये वाला जो पोर्शन है ऑब्जर्वेशन टेबल में अपन यहाँ पे जो है सीरियल नंबर डाल देते हैं, सरल क्रमांक डाल देते हैं, मान लो 1 2 3 ऐसे हमको कोई भी ऑब्जर्वेशन करने हैं। और यहाँ पे हमको चाहिए L1 चाहिए, L2 चाहिए। तो L1 कौन है, सेंटीमीटर में ले लेते हैं अपन इसको, ये फर्स्ट बैलेंस लेंथ है, फर्स्ट बैलेंस लेंथ जिसको हम पहले संतुलन बिंदु की दूरी बोलते हैं। जो भी आएगी ये डैश डैश कर देते हैं, इसमें जो भी वैल्यू प्रैक्टिकल में हमको मिले। फिर L2 ले लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर में है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है सेकंड बैलेंस लेंथ है, ये सेकंड बैलेंस दूसरी संतुलन दूरी है जो हमको प्राप्त होगी प्रैक्टिकल में, इसकी वैल्यू भी डैश 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 जो भी हमको मिलेगी। फिर तीसरे नंबर पे हमारा फार्मूला आ जाएगा कि E1/E2 बराबर L1/L2। अब ये क्या होगा कि ये जो E1/E2 हमको वो दे देगा कि इसका EMF इतना है, तो बैलेंस लेंथ हम पता करके फार्मूला में वैल्यू पुट करके डिवाइड करेंगे तो हमको ये टेबल प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो है ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल। ये होगी ऑब्जर्वेशन टेबल। अब लास्ट में इसमें एक चीज़ और बचती है और वो हमसे पूछी जाती है कि इस प्रैक्टिकल को करने में हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमको रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहली प्रिकॉशन या सावधानी है उसमें यही है कि द EMF ऑफ ड्राइवर सेल मस्ट बी ग्रेटर देन कंपेयर टू EMF सेल। अर्थात जो हमने चालक सेल लिया है, जो मुख्य सेल लिया है, उस सेल का विद्युत वाहक बल या EMF हमेशा प्रायोगिक सेल से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये पहला प्रिकॉशन है। सेकंड प्रिकॉशन क्या होगी कि जो जोकी हमने लिया है, जिस जोकी को हम इस वायर के ऊपर जो है आगे पीछे चलाकर सर्किट को बैलेंस कंडीशन में हम फाइंड आउट करेंगे, उस समय हमको ध्यान रखना है कि जोकी को वायर के ऊपर ज़्यादा स्लाइड नहीं करना है, उसको रगड़ना नहीं है। यदि हमने ऐसा करा तो वायर का सभी जगह जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो जाएगा, सेम नहीं होगा। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं होगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस चेंज होने से बहुत सारे वेरिएशन उसमें आएंगे। तो ये प्रिकॉशन हमको रखनी है। तीसरी प्रिकॉशन हमको ये रखना है कि जितने भी स्क्रू हम इसमें लगाएंगे वो सारे स्क्रू हमारे अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए, कसे हुए होने चाहिए। इसके अलावा हमें जो एक और चीज़ है इसमें कि सर्किट जो हमारा है इसमें हम करंट को तभी फ्लो करें जब हमको प्रैक्टिकल करना हो, अदरवाइज़ हम स्विच ऑफ रखें। जब हमको ऑब्जर्वेशन लेना हो तो स्विच ऑन करके हम करंट ड्रा कर दें ड्राइवर सेल से, और यदि हमें ऑब्जर्वेशन नहीं करना है तो उस समय हम स्विच ऑफ ही रखें, ताकि जो है फिजूल खर्ची नहीं हो लाइट की, साथ ही जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो वार्म नहीं हो, गर्म नहीं हो। तो इस तरह से ये जो पूरा लेक्चर था ये किसके ऊपर बेस्ड था कि कंपैरिजन द EMF ऑफ टू सेल्स बाय पोटेंशियोमीटर। विभव मापी की सहायता से हम किन्हीं भी दो प्रायोगिक सेलों के EMF की तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इतनी होगी। और इस तरह से हमारा जो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक साथ दो चीज़ें समझा रहा हूँ कि इस डायग्राम में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो हमारा एक नया क्वेश्चन बन जाता है। अब नया क्वेश्चन क्या बनेगा कि जिस तरह से हमने कंपैरिजन दिया है तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। इट मीन्स यदि मैं यहाँ पर एक सेल लगा देता हूँ या रेजिस्टेंस, यहाँ पे मान लो एक सेल तो ये है, ये हटा दिया मैंने, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? RB लगा दिया, ये RB। अब ये RB क्या होता है तो कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है। अब मान लो इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि कितना रेजिस्टेंस है, और उसके लिए हमको वापस यही डायग्राम यूज़ करना है। तो उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें ऐसी रहेगी। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि ये जो फार्मूला हमने डेराइव करा, ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा पोज करके इसको राइट कर ले। देखिए अब क्या करना है कि ये जो सर्किट था हमारा, ये सर्किट चेंज हो चुका है। मैंने नीचे जो है दूसरा जो सेल था उसको रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह रेजिस्टेंस बॉक्स या जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो यहाँ लगा दिया है। और उसके लिए हमको मदद लेनी है किसकी, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की। विभव मापी के सिद्धांत का उपयोग करके हमको वायर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि विभव मापी की सहायता से किसी भी तार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, जिसमें पहले नंबर पर नामांकित चित्र लेवल डायग्राम पूछता है, दूसरे नंबर पे फार्मूला डेरिवेशन, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल और प्रिक्वेशन या सावधानियां। ठीक है, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी और सावधानियां। तो सबसे पहले डायग्राम को मैंने ड्रा कर दिया है, यहाँ पे आरबी रेजिस्टेंस लगा दिया, ये सेल है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, अभी समझाई मैंने क्या है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस का एक फार्मूला डायरेक्ट करा था कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू ई अपॉन वी माइनस 1 होता है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट दे दें। कैसे, यदि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो सेल हमारे पास लिया है, जो एक्सपेरिमेंटल सेल है, प्रायोगिक सेल है, यदि उसका ईएमएफ ई हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर के ऊपर अगर वो V है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं अगर ये कैपिटल R है, और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर वो स्मॉल r है, तो हम इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि स्मॉल r को फाइंड करने के लिए हमको बड़ा R पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए। तो इस E और V को हम अभी फार्मूले में निकाल लेंगे कि ईएमएफ कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो डायरेक्ट हम ये इक्वेशन लिख देंगे कि लेट द ईएमएफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल इज E, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, देन R इज इक्वल टू R इंटू ई अपॉन वी माइनस 1 होता है। ये हम जानते हैं, हमने डेराइव कर रखा है पिछले लेक्चर में इसको। और यदि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने लेक्चर देख के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, E और V की वैल्यू को इससे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए आप, जब इस गैलोमीटर को मैं इस E के साथ कनेक्ट करूंगा जो कि EMF है, तो EMF के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, फोर सेल E बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, E बराबर जो है वो रो इंटू एल हो जाएगा, या इसको मैं L1 दे देता हूँ। चलो, ये बैलेंस लेंथ पहले के लिए मान लो L1 है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। एंड अगर मान लो कि जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 4 पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर V। तो इसमें हो जाएगा, वापस से प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो E की जगह कितना आ जाएगा V, क्योंकि जो EMF है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस के। जब सर्किट बैलेंस कंडीशन में होता है तो A से J तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के EMF के इक्वल हो जाता है। ये बैलेंस कंडीशन की शर्त है। तो V बराबर हो जाएगा रो इंटू L2, जो कि बैलेंस लेंथ है अगले वाले के लिए। अब आप यहाँ पे देखें कि E और V की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे, तो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड वी गेट पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा कैपिटल R, जो कि हमको गिवन रहता है, इंटू E की जगह कितना लिख दूंगा मैं, रो L1 अपॉन रो L2 माइनस 1, रो से रो कैंसल आउट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये हमारा फार्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि हमको डेराइव करना था। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमको बैलेंस लेंथ पता है L1, L2 पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या बाह्य प्रतिरोध R पता है जो कि हमको गिवन रहता है, तो हम स्मॉल r को, जो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, उसको हम इस फार्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक इसका जो है फार्मूला डेरिवेशन हो गया। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, वो ऑब्जर्वेशन टेबल आप अभी जो बिफोर मैंने जो चीज़ समझाई आप उससे निकाल सकते हो कि आपको सीरियल नंबर डालना है, फिर आपको बैलेंस लेंथ L1 सेंटीमीटर में लिखना है, फिर L2 सेंटीमीटर में लिखना है, फिर R ओम में लिखना है, और फिर पूरे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमको स्मॉल r मिल जाएगा।
अब इसमें प्रिकॉशन या सावधानी हमको क्या रखनी है, इसमें भी वही सारी सावधानी है कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा होना चाहिए, जो चालक सेल है इसका विद्युत वाहक बल हमेशा प्रायोगिक सेल से ज़्यादा होना चाहिए, स्विच जो है तभी ऑन करें जब अपने को ऑब्जर्वेशन करना हो, प्रैक्टिकल करना हो, सारे स्क्रू अच्छे से टाइट होने चाहिए, जो कि को इसके ऊपर स्लाइड नहीं करने चाहिए, एक्स्ट्रा बहुत सारी प्रिकॉशन हम इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर था ये दोनों प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर था, जिसमें हमने दो चीज़ें समझी कि अगर हमको किन्हीं भी दो सेलों के ईएमएफ की कंपेयर करनी हो तो पोटेंशियोमीटर से कैसे करेंगे वो हमने निकाली, और यदि हमको पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, जिसको मैंने आज आपको सामने समझाया। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि क्लासें चल चुकी है और बच्चों ने नोट्स बनाना चालू कर दिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने ये जो लेक्चर है ये पहुँचे और वो इसको यूज़ कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।